everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। आपको पता ही होगा, तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है। दुनिया भर में अनलॉक की बात की जो तस्वीरें आ रही हैं वो और भी ज़्यादा चिंता का विषय बन गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स की वजह से इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने खुद को वैक्सीनेट कर लिया है तो अब वो सेफ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भीड़-भाड़, मौज मस्ती और लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे। कोविड-19 के सभी नॉर्म्स की धज्जियां उड़ रही है। दुनिया भर में आप देखोगे तो आपको केसेस बढ़ते हुए ही देखने को मिलेंगे। अभी भी रोज लगभग 40,000 केसेस आ रहे हैं। 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी द्वारा मीटिंग रखा गया था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि विश्व में अभी भी पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। जो वायरस है वो अलग अलग वेरिएंट्स में निकलकर आता रहेगा। अभी के समय आप देखोगे तो 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, जिसमें से आपने डेल्टा के बारे में भी सुन रखा होगा। आगे भी इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे। WHO ने ये साफ कर दिया है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि दुनिया भर में एक नया वेरिएंट आ सकता है। यही नहीं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि इसी पैंडेमिक के दौरान एक नया ज़ूनोटिक डिजीज का भी सामना हो, मतलब ऐसी डिजीज जो जानवरों से इंसानों में होता है। इसी वजह से हमें और अलर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों में कोविड-19 हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट वाला। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन बहुत बढ़ जाती है और नए नए वेरिएंट्स का खतरा भी बढ़ जाता है। लास्ट 2 वीक से यूरोप के बहुत सी कंट्रीज में केसेस बहुत तेजी से बढ़ा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट सैटरडे को ही बताया कि हम तीसरी लहर की शुरुआती दौर में कदम रख चुके हैं, जिसकी वजह डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है और इसी वजह से विश्व भर में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 30 देश ऐसे हैं जहां 50 से 90% की वृद्धि हुई है। पिछले 4 दिन में एक हफ्ते में पूरी दुनिया में 16% की वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका में एक हफ्ते में 69% की वृद्धि हुई है। इंडोनेशिया में 44%, अगर इंग्लैंड की बात करें तो 33%, स्पेन में 64%, नीदरलैंड में 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो लगातार 10 दिन गिरने के बाद कोविड और डेथ के केसेस कम हो रहे थे, उसमें अचानक से फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, मतलब कि उतार चढ़ाव देखा गया है। तो ये भारत के लिए भी बहुत ही चिंता का विषय है। पहले और दूसरे वेव्स में आपने देखा था कि पहले ये फॉरेन कंट्रीज में शुरू हुई, वहाँ से धीरे धीरे मार्च और अप्रैल तक इसने तो कहर ही ढा दिया था। अब तीसरे वेव के बारे में भी यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये आने वाले 2 दिन में या 10 दिन में कब आ जाए पता नहीं, बट हमें तैयार रहना है। WHO की माने तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से सिचुएशन बद से बदतर हो रहा है और ये दिख रहा है कि वर्ल्ड तीसरे वेव की ओर बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो लोगों को लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए वो किसी भी तरह के कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। लोग भीड़ में बेखौफ है, फेस मास्क यूज नहीं कर रहे, जरूरी डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा। इनफैक्ट जो भी कोविड-19 रिलेटेड गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करने को कहा गया है उसे अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको समझना होगा कि सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते। हालांकि ये बहुत सेफ है, लेकिन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के बावजूद भी ये
नया वेरिएंट बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। इसलिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें। सैटरडे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था कि आने वाले 100 दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड वेव तो आकर ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा या कम, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया की सिचुएशन हम कह सकते हैं कि अब कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति कब बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। यानी कोरोना को लेकर अब भी लापरवाही बरतने का सवाल ही नहीं है। मगर भारत में चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि हम वैक्सीनेशन के टारगेट से अब भी बहुत पीछे चल रहे हैं। 31 दिसंबर तक पूरे भारत में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को डोज लगना था। उस हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। इसके लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी, लेकिन अभी तक 39 करोड़ 53 लाख लोगों को ही टीका लगा है। मतलब कि अब भी 148 करोड़ 47 लाख डोज और लगनी बाकी है। इसी स्पीड से गए तो 442 दिन और लग जाएंगे टीके लगने में। यानी टारगेट है 31 दिसंबर 2021 का, लेकिन प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि 30 सितंबर 2022 तक सभी बालिकों को टीके लग सकेंगे। लेकिन अगर इंडिया में वैक्सीन टारगेटेड टाइम पे कंप्लीट करनी है तो हर रोज 88 लाख डोज लगाने की जरूरत है, जिनका लगना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा। मतलब आप समझ लो कि भारत में स्थिति चिंता की बनी हुई है, कभी भी सिचुएशन खराब हो सकती है और इसी वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उनको समझना होगा कि फेस मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और 2 गज की दूरी है जरूरी। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, जिनको साथ लेकर चलने में ही हम सबकी भलाई है। तो खुद का और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन टुडेस फैक्ट्स की ओर। क्या आप जानते हैं डॉग्स पोल्स या टायर्स पे ही क्यों यूरिन करते हैं? एक्चुअली वो जहाँ रहते हैं अपना एरिया बना लेते हैं और उस एरिया को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने एरियाज का निर्धारण अपने यूरिन की स्मेल छोड़कर करते हैं। अब यहाँ भी एक साइंटिफिक ट्विस्ट है। डॉग्स उसी चीज पर अपनी गंदगी छोड़ना पसंद करते हैं जो काफी लंबे समय तक एक ही जगह पर स्थिर रहती है, और जब बात पोल्स की हो तो इनसे ज्यादा स्थिर कुछ और कहाँ हो सकता है। और ये प्रूफ हो चुका है कि वर्टिकल प्लेन्स पर यूरिन की स्मेल हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के मुकाबले ज्यादा देर तक बनी रहती है। अब सवाल ये है कि डॉग्स हमारी गाड़ी के टायर्स पर क्यों सुसु कर देते हैं? क्योंकि गाड़ी के टायर्स अलग अलग केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, इसी वजह से उसमें से गंध आती रहती है और उसी गंध को दबाने के लिए डॉग्स उस पर सुसु कर देते हैं। और उस गाड़ी को जब आप दूसरे एरियाज में लेकर जाते हो तो किसी दूसरे डॉग को उसमें से टायर के गंध के साथ साथ उस डॉग की यूरिन की स्मेल भी आती है, और वो भी उसके खुद के एरिया में। फिर क्या, भाई साहब को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसी टायर पे सुसु कर देता है ताकि पहले वाली डॉग की गंध दब जाए। ये पूरा चेन ऐसा ही चलता रहता है जब तक आप अपनी गाड़ी को सही से वॉश ना कर लो। उससे भी कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम जानते हैं सूंघने में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि हॉस्पिटल्स के कपड़े, बेडशीट, ऑपरेशन थिएटर के पर्दे हरे क्यों होते हैं? और इनफैक्ट डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? साइकोलॉजिकली हरा रंग हील करता है। हरे रंग को आप जितनी बार भी देखोगे तो आपको तनाव महसूस नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी कलर्स को लंबे समय तक देखते रहने से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हरे रंग से हमारा माइंड फ्रेश रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? पेड़ों का रंग हरा होता है, नेचर हरा होता है, जिसकी वजह से हम तनाव महसूस नहीं करते। ऑपरेशन के वक्त हम सही से देख पाएंगे, हमें आई स्ट्रेन नहीं होगा।
ज़्यादा देर तक हरा रंग देखने के बाद हम खून को देखेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, हम अच्छे से देख पाएंगे। इसी वजह से हॉस्पिटल थिएटर के पर्दे, ड्रेस सब कुछ हरा होता है और हरा ही एक ऐसा कलर है जो आँखों को सुकून पहुँचाता है और इसे ताजगी, उन्नति और एकता का रंग भी माना जाता है। इट्स कनेक्टेड टू नेचर एंड रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, जाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरे पिछले वीडियो जिसका टाइटल था ए मैथ्स मिस्ट्री ऑफ $1 मिलियन रीमन हाइपोथेसिस, उसमें इस मैथ्स मिस्ट्री को सॉल्व करने की प्राइस मनी $1 मिलियन है, जो कि इंडियन मनी वैल्यू में होगा 10 लाख रुपीस, क्योंकि $1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख रुपीस। और इसकी जगह मैंने उसका कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, जो कि गलत थी। मैं अपनी गलती को रेक्टिफाई करती हूँ। मेरा काम है आप लोगों तक सही और सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो आई होप कि आप मुझे इसके लिए एक्सक्यूज करोगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।